ये है स्टोरियस और आज मैं आपके लिए द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर बुक की समरी का सेकंड पार्ट लेकर आया हूँ। अगर आपने फर्स्ट पार्ट को अभी तक नहीं सुना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फर्स्ट पार्ट को सुन सकते हैं। लेकिन आपको अगर आगे के लॉज भी सुनने हैं तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखें और बाकी लॉज को सुने, और जब ये वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आप फर्स्ट पार्ट को भी सुन सकते हैं। आपको किसी तरह की डिसकंटिन्यूटी फील नहीं होगी। रॉबर्ट ग्रीन ने इस बुक में अपने एक्सपीरियंसेस का पूरा निचोड़ डाल दिया है। 6 लॉज मैं आपको पहले से ही फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 7th लॉ है सॉफ्टन पीपल्स रेजिस्टेंस बाय कन्फर्मिंग देयर सेल्फ ओपिनियन। द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। लोगों को यह पसंद नहीं आता जब कोई अपनी राय बदलने की कोशिश करता है। एक एफिशिएंट मोटिवेटर बनने के लिए कुछ रणनीतियां हैं। पहली, अपने आप को एक डीप लिसनर में बदलें। दूसरी, उनकी सेल्फ ओपिनियन को वैलिडेट करें। तीसरी, उनकी इनसिक्योरिटीज को दूर करें। और लास्ट है, लोगों के रेसिस्टेंस और जिद का इस्तेमाल करें। लाइफ हार्ड है और लोग कॉम्पिटिटिव हैं। हमें नेचुरली अपने लॉस और गेन का ध्यान रखना चाहिए। हम यह भी महसूस करना चाहते हैं कि हम फ्री हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। इसलिए जब दूसरे हमें मनाने या बदलने की कोशिश करते हैं तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं। चैलेंजेस का सामना करने के लिए हमें फ्रीडम महसूस करने की ज़रूरत है। इसीलिए लोगों को उनकी डिफेंसिव कंडीशन से हटाने के लिए आपको हमेशा यह दिखाना होगा कि वे जो कर रहे हैं वह उनकी अपनी मर्जी से है। आपकी गर्मजोशी की भावना पैदा करने से लोगों को शांत करने में हेल्प मिलती है और उनमें दूसरों की मदद करने की डिजायर पैदा होती है। कभी भी लोगों पर उनके बिलीफ्स के लिए अपने क्रिटिसिज्म को ना ला दें या उन्हें उनकी विजडम या गुडनेस के बारे में इनसिक्योर महसूस ना कराएं। इससे केवल उनकी डिफेंसिव पावर मजबूत होगी और आपका काम इम्पॉसिबल हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उन्हें अपनी अच्छाई के लिए भी दूसरों से एक क्रिटिसिज्म मिलता है। ऐसा इसलिए होता है कि दूसरे लोग अच्छाई से इनसिक्योर होते हैं। तो कभी भी दूसरों के इंप्रेशन में आकर या दूसरों की बुराई करने पर भी आप अपने आप को एक अच्छे इंसान से बुरे इंसान में बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि दूसरे ऐसा ही चाहते हैं कि आप भी उनके जैसे बन जाएं। दूसरों को यह महसूस कराएं कि आप जो चाहते हैं उसे करके वे नेक और सेल्फलेस बन रहे हैं। यह ग्रेट अट्रैक्शन है। अपने जिद्दी नेचर पर काबू पाना सीखें और अपनी क्रिएटिव पावर्स को बढ़ाएं। क्रिएटिव पावर्स को रिवील करते हुए अपने दिमाग को उसकी डिफेंसिव और क्लोज्ड कंडीशन से फ्री करें। चलिए अब मैं आपको जॉनसन के बारे में बताता हूँ। अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत से जॉनसन की एक ही एम्बिशन थी, एक दिन यूएसए का राष्ट्रपति बनना। वहां पहुंचने के लिए उन्हें रिलेटिवली तेजी से प्राइमेसी हासिल करने की जरूरत थी। मतलब कि उन्हें बहुत तेजी से पॉपुलर होना था। जितनी कम उम्र में वो लीडरशिप की कंडीशन में पहुंचते, उन्हें अपना नाम फैलाने और डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर इंप्रेशन हासिल करने के लिए उतना ही समय मिलता। 28 साल की उम्र में द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए चुने जाने पर ऐसा लग रहा था कि वो जो चाहते थे उसे पाने के रास्ते पर हैं। लेकिन पार्लियामेंट में उनका करियर बहुत मुश्किल में पड़ गया। वो जगह उनके लिए बहुत खतरनाक और बहुत मुश्किल थी। बड़े ग्रुप से निपटने में वो अच्छे नहीं थे। वो कोई बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर भी नहीं थे। जॉनसन निराश और बेचैन हो गए। आखिरकार 40 साल की उम्र में सीनेट पहुंचकर वो अपने साथ इम्पेशंस लेकर आए, जैसा कि कॉनली के साथ उनकी मीटिंग से पता चलता है। जल्दी ही जॉनसन को एहसास हुआ कि वो धीरे धीरे प्रभाव जमा कर पावर और सत्ता हासिल कर सकते थे। हालांकि इस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें खुद को बदलना पड़ा। वो नेचुरली एग्रेसिव थे। उन्हें अपने इस नेचर पर लगाम लगानी पड़ी। अपने आप को थोड़ा धीमा करना पड़ा और एक स्टेप पीछे लेना पड़ा। उन्हें रियलाइज हो गया कि उन्हें बातें करना सीखना होगा और डेंजरस आर्ग्यूमेंट्स में पड़ना बंद करना होगा। दूसरे लोगों को बात करने दें, ऐसा उन्हें रियलाइज हुआ। दूसरों को एक स्टार की तरह फील करने दें। अपने बारे में ज्यादा सोचना बंद करो। इसके बजाय पूरी तरह से अपने पार्टनर सीनेटरों पर ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि दूसरे बोल रहे थे। इस तरह वो धीरे धीरे सीनेट के इंटरनल प्रोसेस की नॉलेज को गेन कर सकते थे, जैसे कि वोटों की गिनती, बिल पारित करना, इस तरह के काम। और दूसरे सीनेटरों के जो इनसिक्योरिटीज थी, वीकनेस थी, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते थे। कई महीनों तक जॉनसन इसी तरह अपने काम में लगे रहे और इस तरह से पार्लियामेंट में वो अपनी रेपुटेशन बनाने में सफल रहे।
अब वो कोई डेंजर नहीं लग रहे थे। अब उनके ओपोनेंट्स सीनेटरों के बचाव में कमी के साथ जॉनसन अपने कैंपेन को आगे बढ़ा सकते थे। उन्होंने अपना पूरा अटेंशन अपने मेन सपोर्टर्स पर जीत हासिल करने पर लगाया। स्टार्टिंग से ही उन्होंने सीनेटर रसेल को अपने निशाने पर रखा, जो एकदम अकेला, बिना किसी रियल सपोर्टर के अपने गोल में बिलीव करने वाला और बहुत पावरफुल। जॉनसन इन रियलिटी रसेल को बहुत पसंद करते थे और हमेशा अपने फादर की तरह ही देखते थे, लेकिन उनका अटेंशन और एटीट्यूड ज्यादा स्ट्रेटेजिकल था। उन्होंने यह डिसाइड किया कि उन्हें आर्म्ड सर्विस कमेटी में अपॉइंट किया जाए, जहां उनकी रसेल तक सबसे ज्यादा पहुंच होगी। घूमते फिरते पहले उनकी मीटिंग शायद ही कभी हुई होगी। धीरे धीरे उन्होंने रसेल से मिलना शुरू कर दिया। जॉनसन को बेसबॉल कभी पसंद नहीं था और वो सिविल वॉर के बारे में कम परवाह करते थे, लेकिन उन्होंने जल्दी ही दोनों में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। उन्होंने रसेल को अपने कंजर्वेटिव वैल्यूज और वर्क प्रोसेस के बारे में बताना भी शुरू कर दिया, जिससे रसेल को ऐसा लगना शुरू हो गया कि जॉनसन उसका एक फ्रेंड है और फ्रेंड से बढ़कर उसके बेटे के समान है। जॉनसन इस बात का ध्यान रखता था कि कभी भी किसी तरह की हेल्प ना मांगे। इसके बजाय उन्होंने चुपचाप रसेल के लिए अपना फेवर रखना शुरू किया, जिससे उन्हें अपने वर्कर्स को मॉडर्न बनाने में हेल्प मिली। जब भी जॉनसन कुछ चाहता था तो डायरेक्ट बोलने की जगह वो कोई इंडिकेशन देता था और रसेल को लगता था कि वो अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस को बढ़ा रहे हैं और इसीलिए वो जॉनसन के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। कुछ ही सालों में यह बात फैल गई कि जॉनसन एक एक्सपर्ट वोट काउंटर है और उन्हें अलग अलग सीनेटरों के बारे में इंटरनल इंफॉर्मेशंस हैं। इस तरह की जानकारी किसी विधेयक को पास कराने की कोशिश करते समय बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब सीनेटर इस इंफॉर्मेशन के लिए उनके पास आएंगे और जॉनसन से इसके बारे में सलाह लेंगे। धीरे धीरे जॉनसन का प्रभाव फैल रहा था, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उनकी पार्टी और सीनेट के अंदर एक इम्पोर्टेंट जगह बनाने के लिए उनकी डिजायर उसमें एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल थी और वो थी नॉर्दर्न लिबरल पार्टी। एक बार फिर जॉनसन ने सही गोल चुना, सीनेटर हम्फ्री। उन्होंने एक ऐसे आदमी को चुना जो एकदम अकेला था और जिसे प्रूफ की जरूरत थी, लेकिन वो बहुत एम्बिशियस था। हम्फ्री के दिल तक पहुंचने का रास्ता रसेल तक पहुंचने के रास्ते से 3 गुना ज्यादा हार्ड था। सामने वाला उसे पसंद करता है ऐसा उसे महसूस कराना, उसके उस बिलीफ की पुष्टि करना कि वो राष्ट्रपति पद के लिए एकदम परफेक्ट है और उसे अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए एक बिहेवियर टूल देना, जैसा कि जॉनसन रसेल के साथ किया था। जॉनसन ने एफडीआर के लिए अपना इंटरेस्ट शेयर करके हम्फ्री को यह रियलाइज करा दिया कि वो सीक्रेटली उनके फेवर में है और हम्फ्री के जो डीप वैल्यूज हैं उनमें बिलीव करता है। इस कैंपेन के कई मंथ्स के बाद में हम्फ्री जॉनसन के लिए लगभग कुछ भी करने के लिए तैयार हो गया। अब नॉर्दर्न लिबरल्स के लिए एक पुल हेड स्टैब्लिश होने के साथ जॉनसन ने सीनेट के सभी कॉर्नर्स में अपना इम्पैक्ट बढ़ा लिया था। जब तक की लीडरशिप की कंडीशन खुली, जॉनसन ने ऐसे आदमी के रूप में जबरदस्त ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर लिया जो एहसानों का बदला चुकाता था, जो किसी का भी काम करवा सकता था और जिसके पास बहुत पावरफुल सपोर्टर्स थे, जैसे कि रसेल और हम्फ्री। कमेटी के कामों पर कंट्रोल पाने के लिए उनकी जो इच्छा थी, उसने मैनेजमेंट में थोड़ा बहुत चेंज करके लीडरशिप को स्थापित किया, लेकिन उन्होंने बहुत केयरफुली इसे डेमोक्रेटिक पार्टी को बढ़ाने और रिपब्लिकन के साथ उनकी अलग अलग फाइट्स में पर्सनल सीनेटरों की हेल्प करने के तरीके के रूप में देखा। लिंडन जॉनसन को पावर सौंपना उनके लिए बेनिफिशियल था। स्टेप बाय स्टेप उसने बिना कोई एग्रेसिव बिहेवियर दिखाए या बिना कोई धमकी दिए अपना बहुत बड़ा एक इम्प्रेशन एस्टैब्लिश कर लिया था। जब तक पार्टी के लोगों को रियलाइज हुआ कि क्या हुआ था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीनेट के मास्टर शतरंज की बिसात पर उनका पूरा कंट्रोल हो चुका था। जॉनसन ने पूरी तरह लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस का यूज किया और अपने बिहेवियर के बलबूते उन्होंने एक प्रभाव कायम किया। तो इसी तरह आप भी अपनी लाइफ में अपने आप को थोड़ा डिफेंसिव मूड में लाकर किसी पर भी अपना एक इम्पैक्टफुल इम्प्रेशन जमा सकते हैं। अगर आप दूसरों को ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी बातचीत एकदम ट्रू कॉन्वर्सेशन है, तो उसमें आपको दूसरों की एबिलिटीज को, क्लेवरनेस को, उनकी क्वालिटीज को सामने लाने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना होगा, ना कि खुद को बहुत कुछ दिखाने में। आपको दिखाना होगा कि आप दूसरों से बहुत खुश हैं। आपको दूसरों से तारीफ और एप्रिसिएशन पाने की कम इच्छा करनी होगी और यही लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस है।
जब से इस धरती पर जीवन शुरू हुआ है तब से ही हर आदमी अपनी पर्सनैलिटी में एक डिफेंसिव और सेल्फ प्रोटेक्टिव की एक साइड को डेवलप करता है। इसकी शुरुआत बचपन में ही हो जाती है क्योंकि हम पर्सनली मेटेलिस्टिक प्लेस की जो एक इमोशन होती है उसको डेवलप करते हैं और यही चीजें बाद में आपकी पर्सनल रेपुटेशन की भावना में बदल जाता है। दूसरे लोगों को उन चीजों करने के लिए हमारे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती या मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए जो हम नहीं करना चाहते हैं। हमें यह सिलेक्ट करने की एक फ्रीडम होनी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। सोशल एनिमल के रूप में हमारे लिए यह बहुत जरूरी है। हालांकि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये डिफेंसिव गुण अक्सर और ज्यादा हार्श हो जाते हैं। ये अच्छे रीजन के लिए हार्श होते हैं। लोग लगातार हमें एनालाइज करते हैं, हमें जज करते रहते हैं, जैसे कि क्या हम इतने एबल हैं कि हम एक अच्छे टीम के प्लेयर बन सकते हैं। हम इस तरह के टेस्ट में अपने आप को कभी भी फ्री महसूस नहीं करते हैं। हमारी लाइफ में एक अटेंशन देने लायक फेलियर और लोगों की ये जज करने की जो नेगेटिव अप्रोच है, अगर ये हम पर लंबे टाइम तक रहती है तो मेंटली हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा हमें यह फील होता है कि लोग हमेशा हमसे कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं। वे हमारा टाइम, हमारा पैसा, हमारे थॉट्स, हमारी मेहनत चाहते हैं और ये सब देखते हुए नेचुरली हम लोग थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड और डिफेंसिव हो जाते हैं। हमें अपने बेनिफिट्स का ध्यान रखना होगा क्योंकि कोई और नहीं रखेगा। हम घुसपैठियों और हमसे कुछ चाहने वाले लोगों को दूर रखने के लिए अपने चारों ओर लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस की एक दीवार बना सकते हैं। जब तक हम 20 ईयर्स की एज तक पहुंचते हैं तब तक हमारे पास डिफेंसिव की सारी ट्रिक्स डेवलप हो जाती हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में हमारी इंटरनल वॉल्स ढह सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी पब्लिक रैली में भाग लेते हैं और एक इंस्पिरेशनल स्पीकर को किसी गोल की वकालत करते हुए सुनते हैं। भीड़ में आए हुए बाकी लोगों की ही तरह हम भी महसूस करते हैं कि हम उस ग्रुप स्पिरिट में साथ हो लेते हैं। हम ऐसा महसूस करते हैं कि उस स्पीकर का जो एम है वही हमारा भी एम है, चाहे उस रैली से पहले हम उस एम का विरोध कर रहे हों। इसका कारण यह है कि उस स्पीकर ने लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस का यूज किया जिसका पूरी भीड़ पर इम्पैक्ट हुआ। उसने लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक बिहेवियर किया जिसका लोगों पर बहुत डीप इम्पैक्ट हुआ। जब आप किसी दूसरे आदमी से डिसएग्री होते हैं और उसके अपोजिट अपनी ओपिनियन थोपते हैं तो आप यह इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि आप उनसे बेहतर जानते हैं और आपने चीजों के बारे में ज्यादा लॉजिकल सोचा है। इस तरह से चैलेंज दिए गए लोग नेचुरली अपनी ओपिनियन से और भी ज्यादा जुड़ जाएंगे। आप जितना उसका अपोज करेंगे वो अपनी ओपिनियन को उतना ही ज्यादा मानेंगे। आप ज्यादा न्यूट्रल होकर इस चीज को रोक सकते हैं। आप इस ऑपोजिट थॉट को बस कुछ ऐसा समझकर इग्नोर कर सकते हैं कि जैसे ये आपका एंटरटेनमेंट कर रहा हो। 19वीं सेंचुरी के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और नॉवेलिस्ट बेंजामिन डिज़रायली ने एक और भी क्लेवर ट्रिक की इमेजिनेशन की जब उन्होंने लिखा, अगर आप किसी आदमी का दिल जीतना चाहते हैं तो उसे आपको कंफ्यूज करने की परमिशन दें। अगर आप ऐसा करते हैं कि किसी सब्जेक्ट के बारे में किसी एम से डिसएग्री होना शुरू करते हैं, भले ही कुछ एग्रेसिवनेस के साथ, और फिर धीरे धीरे दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू देखने लगते हैं, जिससे न केवल उनकी विजडम का पता लगता है बल्कि ये भी पता लगता है कि उनकी एक अपनी पावर है। आप लोगों से एडवाइस मांगकर भी एक इक्वल इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप दूसरों की विजडम और उनके एक्सपीरियंस का रेस्पेक्ट करते हैं। 1782 में एक फ्रांसीसी स्टेज आर्टिस्ट पियरे ऑगस्टिन कैरन डी ब्यूमेरेचिस ने अपनी ग्रेट क्रिएशन द मैरिज ऑफ फिगारो को फिनिश किया, पर उसे अपने नाटक को अप्रूव कराने के लिए किंग लुई 16 की परमिशन की जरूरत थी, और जब उसने वो मैन्युस्क्रिप्ट राजा को भेजी तो राजा उन्हें पढ़कर बहुत गुस्से में आ गए। राजा ने कहा कि इस तरह के नाटक से रेवोल्यूशन आ जाएगी। यह आदमी हर उस चीज का मजाक उड़ाता है जिसका गवर्नमेंट में रेस्पेक्ट किया जाना चाहिए। बहुत प्रेशर के बाद वह इसे वर्सेल्स के थिएटर में निजी तौर पर दिखाने के लिए एग्री हुए। थोड़ा हाई कैटेगरी के दर्शकों ने इसे पसंद किया। राजा ने और ज्यादा दिखाने की परमिशन दे दी, लेकिन उन्होंने अपने सेंसर को स्क्रिप्ट को कंट्रोल में रखने और लोगों के सामने प्रेजेंट होने से पहले इसके खराब पार्ट्स को बदलने का ऑर्डर दिया। ब्यूमेरेचिस वास्तव में बहुत क्लेवर कॉर्टियस था।
दूसरों को अपनी ग्रेट क्रिएशन में छोटे छोटे चेंजेस करने की परमिशन देकर उसने उनके प्राइड और उनकी विजडम को ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया, लेकिन बड़े चेंजेस को ब्यूमेरेचिस ने करने नहीं दिया। तब तक उसे इतना टाइम मिल चुका था कि उसने जुडिशियल के मेंबर्स को अपने इतने प्रभाव में ले लिया कि उन्होंने उसकी तरफदारी की और इस तरह से किंग लुई को पीछे हटना पड़ा। तो यहाँ पर ब्यूमेरेचिस ने अपनी इंटेलिजेंस को दिखाया और कहाँ पर लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस को यूज करना है उसका भी एक एग्जाम्पल मिलता है। नेक्स्ट लॉ है लॉ नंबर 8, चेंज योर सर्कमस्टेंसेस बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड, द लॉ ऑफ सेल्फ सबोटेज। हम में से हर कोई दुनिया को देखने, इंसिडेंट्स को एक्सप्लेन करने और अपने आसपास के लोगों के कामों का एक स्पेशल तरीका होता है। यही हमारा एटीट्यूड है और यही डिसाइड करता है कि लाइफ में हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। अगर हमारा एटीट्यूड डरने वाला है तो हम हर सिचुएशन में नेगेटिव ही देखते हैं। हम खुद को कोई रिस्क लेने से रोकते हैं। हम मिस्टेक्स के लिए दूसरों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं और उनसे सीखने में फेल रहते हैं। अगर हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारे दुश्मन हैं और उन पर डाउट करते हैं, तो हम अपनी प्रेजेंस में दूसरों को ऐसी फीलिंग्स के साथ परेशान कर सकते हैं। हम अनजाने में ऐसी सिचुएशंस पैदा करके अपने करियर और रिलेशंस को भी भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनसे हमें सबसे ज़्यादा डर लगता है। वैसे तो ह्यूमन बिहेवियर थोड़ा फ्लेक्सिबल है। अपने एटीट्यूड को दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा पॉजिटिव, ओपन और एक्सेप्टिंग बनाकर हम एक अलग तरह की एक मोटिवेशनल स्पीड पैदा कर सकते हैं। हम ऑपोजिट सिचुएशन से भी सीख सकते हैं और लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें अपनी डिज़ायर्स की लिमिट का पता लगाना चाहिए और यह हमें कितनी दूर तक ले जा सकती हैं। तो चलिए बात करते हैं अब सैबोटेज वर्ड के मीनिंग पे। सैबोटेज का मतलब होता है नुकसान करना। द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटेज में आप वर्ड से ही समझ सकते हैं। सेल्फ सैबोटेज का मतलब है खुद को ही नुकसान पहुंचाना। आपका एटीट्यूड आपकी सिचुएशन को शेप देता है। हमारा एटीट्यूड अफेक्ट करता है कि हम लोगों को कैसे समझते हैं। अपनी सर्कमस्टेंसेस को बेहतर बनाने के लिए 5 नैरो पर्सपेक्टिव्स पर काबू पाएं और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बनाएं। एंटोन चेखोव रशिया के तांगरोंग टाउन में पैदा हुए थे। उनके पापा एक ग्रोसरी शॉप चलाते थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। चेखोव के 4 ब्रदर्स और एक सिस्टर थी। वो लोग बहुत गरीब थे। पूरा परिवार चेखोव के पिता के शराब की आदत से परेशान था। वो शराब पीकर अपने परिवार को मारते पीटते थे। जब बच्चे बड़े हो गए तो उन्हें अपने पिता से मार नहीं खानी थी, इसलिए वो कुछ काम करने के लिए मॉस्को चले गए। चेखोव के भाई बहनों में निकोलाई को आर्टिस्ट बनना था। अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता था। दोनों भाई अपने शराबी पिता से दूर एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते थे और चेखोव का पिता भी अपने बेटों को रोक नहीं पा रहा था। चेखोव के पिता का नाम पावेल था और एक दिन पावेल अपने घर से लापता हो गया। उसके बाद बाकी चेखोव के फैमिली के दूसरे मेंबर भी घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। वे लोग मॉस्को चले गए। बस एंटोन ही अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अकेला रह गया था। उस टाइम एंटोन सिर्फ 16 साल का था। उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही उसके पास फैमिली थी। सबसे ज़्यादा गुस्सा उस अपने पापा पर आता था। कुछ टाइम तक तो डिप्रेशन में भी चला गया, मगर फिर उसने सोचा कि चाहे जो भी हो वो लाइफ की हर प्रॉब्लम को फेस करेगा और फैमिली ट्यूटर बनकर उसने पैसे कमाए। एंटोन ने सोचा कि बड़े होकर वो डॉक्टर बनेगा। उसके लिए उसने काफ़ी मेहनत की और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ट्यूशन देने लगा। धीरे धीरे एंटोन ने खुद को स्टोरीज लिखने के लिए प्रेरित किया। वो एक सेल्फ मेड इंसान था और इस बात से उसे अपने आप पर भी बहुत प्राउड होता था। तभी उसको मॉस्को से उसके बड़े भाई ने लेटर भेजा कि उसके पिता ने सबको फिर से तंग करना शुरू कर दिया है। एंटोन ने अपने भाई को लिखा कि पापा की टेंशन छोड़ो और खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान दो। उसने सभी को मोटिवेट किया। पिता के अंदर जो नेगेटिविटी थी उसकी वजह ये थी कि उनके पिता ने उन्हें आर्टिस्ट नहीं बनने दिया। वो एक मर्चेंट बनने पर मजबूर हो गए। एंटोन चेखोव और उसके बाकी भाई बहनों को बिटरनेस और गुस्सा विरासत में मिल गया था। लेकिन एंटोन गुस्से और नफरत भरी लाइफ नहीं जीना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनकी और उनके सिबलिंग्स की लाइफ भी औरों की तरह नॉर्मल और खुशहाल हो। उन्हें दूसरों पर डिपेंड रहकर नहीं जीना था। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते थे और लाइफ को एक पॉजिटिव वे में देखते थे। उन्होंने अपने भाई बहनों को सिखाया कि वर्क इज लव और लव इज वर्क, और इसी लाइन ने एंटोन को हमेशा मोटिवेट किया। अपनी शॉर्ट स्टोरीज और प्लेज के जरिए एंटोन ने वर्क इज लव का मैसेज दिया। 1879 में एंटोन मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए मॉस्को चले गए और अपनी फैमिली के साथ रहने लगे।
जब एंटोन मास्को पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी फैमिली बहुत बेकार कंडीशन में एक बेसमेंट के अंदर रह रही थी। उसके पिता कोई छोटी मोटी नौकरी करते थे और माँ घर के काम। पिता की शराब की आदत ने उसकी फैमिली को परेशान कर रखा था। उसके पिता की शराब की लत बढ़ती ही जा रही थी। एंटोन के छोटे भाई बहनों ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। उसके दोनों भाइयों को शराब की लत लग गई। पर अब एंटोन ने सोच लिया था कि वो इस सिचुएशन को चेंज करके ही रहेगा। पूरे घर को उसने साफ किया। ये देखकर उसके भाइयों को शर्म आई और वो भी हेल्प करने लगे। एंटोन ने अपने भाई बहनों को दोबारा स्कूल भेजने के लिए काफ़ी मेहनत की। अपने पापा के लिए उन्होंने एक अच्छी जॉब ढूंढी और फैमिली के रहने के लिए एक अपार्टमेंट भी, जो उस बेसमेंट से बहुत अच्छा था। अब एंटोन फैमिली थोड़ी अच्छी कंडीशन में थी। इस तरह के सेल्फ सैबोटेज के एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, पर यहाँ एंटोन ने खुद को इससे बचाया और अपनी फैमिली को सुरक्षित किया। आप अपने भाग्य को बार बार दोष नहीं दे सकते, चाहे आपके आसपास कितने भी बुरे लोग क्यों ना हो। ये आपकी लाइफ है और आप इसे किस तरह से जीना चाहते हैं ये भी आप पर डिपेंड करता है। एंटोन चेखव की कहानी से सच में बहुत कुछ सीखा जा सकता है। हम सभी अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं। हम बचपन से ही बहुत तरह के सदमे और पेन अपने साथ लेकर चलते हैं। हमारी सोशल लाइफ में जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम डिसअपॉइंटमेंट्स और छोटी मोटी बातें इकट्ठा करते जाते हैं। हम अक्सर बेकार की फीलिंग्स से ग्रस्त रहते हैं। हम वास्तव में जीवन में अच्छी चीजों के लायक नहीं मानते। हम सभी के मन में अपने बारे में बड़े डाउट आते हैं। इस तरह की फीलिंग से कुछ ऐसे थॉट्स जन्म लेते हैं जो हमारे ब्रेन पर हावी हो जाते हैं। वे हमारी चिंता और डिसअपॉइंटमेंट्स को मैनेज करने लगते हैं। वे हमारे पेन को नंब करने के लिए हमें शराब या किसी और तरह की बुरी आदत में फंसा देते हैं और हमारी लाइफ में एक नेगेटिव और डराने वाला एक हमारा बिहेवियर या रवैया ले आते हैं। इस तरह की कंडीशन हमारे लिए खुद की बनाई हुई जेल बन जाती है। पर ऐसा नहीं है। चेखव ने जिस फ्रीडम को फील किया था वही उसकी फैमिली को उस बुरी कंडीशन से निकालने में हेल्पफुल रहा। हम सब भी खुद को इस तरह की भयानक सिचुएशन से निकाल सकते हैं। काफ़ी सालों के बाद चेखव ने अपने एक फ्रेंड को चिट्ठी लिखी और उसमें अपने एक्सपीरियंस को बताया। उन्होंने उसे विस्तार से बताया कि किस तरह से बूंद बूंद करके गुलामी को उन्होंने अपने आप से बाहर निकाला और कैसे एक अच्छे इंसान बने और किस तरह से वो अब एक अच्छी सुबह जागते हैं और खुश हैं कि अब उनका खून गुलामी का नहीं है बल्कि एक रियल इंसान का खून है। हम इंसान ये इमेजिन करना पसंद करते हैं कि हमें दुनिया का पूरा ज्ञान है। हम ये मान लेते हैं जो हम डेली बेसिस पर एक्सपीरियंस करते हैं वही रियलिटी है। यह रियलिटी अगर माना जाए तो सभी के लिए इक्वल है, लेकिन ये बस एक इल्यूजन है। कोई भी दो आदमी दुनिया को एक ही तरह से नहीं देखते या एक्सपीरियंस नहीं करते। हम जो एक्सपीरियंस करते हैं वो रियलिटी का हमारा अपना एक वर्जन है, जो हमारी अपनी क्रिएशन है। इसे महसूस करना ह्यूमन नेचर की हमारी समझ में एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। मैं आपको भी एक सिनेरियो बताने जा रहा हूँ। एक यंग अमेरिकी को पेरिस में स्टडी करने के लिए 1 साल बिताना होगा। वो कुछ हद तक बड़ा डरपोक और अलर्ट किस्म का है। डिप्रेशन और लेस सेल्फ रेस्पेक्ट की फीलिंग्स से भी वो ग्रस्त है, पर इस अपॉर्चुनिटी से वो बहुत एक्साइटेड भी है। पेरिस पहुंचने में उसे वहां की लैंग्वेज को समझने और बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है और जो मिस्टेक्स वो करता है वो पेरिस वासियों को थोड़ा मजाक उड़ाने का मौका देता है और यही चीज उसके सीखने में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था। ऑब्स्टेकल मतलब कोई बाधा। उसे लगता था कि लोग बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, वेदर जो है वो बड़ा ही डिप्रेसिव है, खाना भी अच्छा नहीं है, यहाँ तक कि नोट्रे डेम कैथेड्रल चर्च भी उसे बहुत बेकार लगता है। उसके आसपास का जो एरिया था वो टूरिस्ट से इतना भरा हुआ था, तब भी उसे ऐसा लगता है। उसके पास बहुत मौके थे जहां वो खुश रह सकता था, फिर भी आमतौर पर वह अपने आप थोड़ा अलग थलग ही महसूस करता था और हमेशा डिप्रेशन में रहता था। और एंड में उसने ऐसा सोचा कि पेरिस जो है वो बहुत बेकार जगह है और यहाँ नहीं रहना चाहिए। चलो अब इस सिनेरियो को बदलते हैं। अब उस डिप्रेस्ड आदमी की जगह एक यंग वुमेन को लेके आते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है और करेजियस फीलिंग रखती है। वो ना तो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज में मिस्टेक से परेशान है और ना ही कभी कभी किसी पेरिस में रहने वाले इंसान की भद्दी टिप्पणी से परेशान होती है। वो लैंग्वेज सीखने को एक प्लीजेंट चैलेंज मानती है। दूसरों को उसकी फीलिंग्स अट्रैक्टिव लगती है। वो आसानी से फ्रेंड बनाती है और ज़्यादा कॉन्टैक्ट के साथ फ्रेंच के बारे में उसकी नॉलेज बेटर होती जाती है। उसे यहाँ का मौसम रोमांटिक लगता है और वो खुद को उस जगह के लिए काफ़ी परफेक्ट मानती है।
तो आपने देखा किस तरह से दो अलग अलग सोच वाले लोग एक ही जगह को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यही सेल्फ सैबोटेज की भावना है। कई बार हम एक अच्छी जगह पर होते हुए भी, अच्छी कंडीशन में होते हुए भी पता नहीं क्यों दोष देते रहते हैं और खुद को ही हम परेशान करते हैं। हमें आसपास ढूंढना चाहिए कि कौन से हैप्पी मोमेंट्स हैं। हमेशा नेगेटिव्स की तलाश करना हमें और ज्यादा दुखी कर सकता है। एटीट्यूड के बारे में हमें न केवल यह समझना चाहिए कि यह हमारी सोच को कैसे रंग देता है, बल्कि यह कैसे एक्टिवली डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ में क्या होगा। हमारी हेल्थ, लोगों के साथ हमारे रिलेशन और सक्सेस, ये सब हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करते हैं। हमारे एटीट्यूड में एक सेल्फ सेटिस्फाइड वाली मूवमेंट है। अब पेरिस में उस यंग आदमी के सिनेरियो को फिर से देखें। कुछ हद तक डिप्रेस्ड और इनसिक्योर महसूस करते हुए वो लैंग्वेज सीखने में कई मिस्टेक्स, उसकी इनसिक्योरिटीज भी लोगों को दूर कर देती हैं। हम लोगों के बारे में जैसा सोचते हैं वैसा ही इम्पैक्ट उन पर पड़ता है। अगर हम एनिमिटी और क्रिटिसिज्म वाली भावनाएं महसूस करते हैं तो दूसरे लोगों में भी हम ऐसी ही भावनाएं इम्बाइब कर रहे हैं। अगर हम डिफेंसिव महसूस करते हैं तो हम दूसरों को भी डिफेंसिव होने के लिए महसूस कराते हैं। यंग मैन का रवैया अपने इस नेगेटिव मूवमेंट की वजह से उसको दूसरों की पहुंच से बहुत दूर कर देता है। हम में से हर आदमी दुनिया को एक विशेष तरह के स्पेशल लेंस से देखता है जो हमारी एजम्पशंस को कलर और शेप देता है। आइए हम इस लेंस को अपना एटीट्यूड कहें। ग्रेट स्विस साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने इसे इस तरह से डिफाइन किया है कि रवैया एक डिसाइडेड तरीके से काम करने या रिएक्शन करने के लिए ह्यूमन की जल्दबाजी है। एटीट्यूड रखने का मतलब है कि किसी डिसाइडेड चीज के लिए तैयार रहना, भले ही वो चीज कोई अनकॉन्शियस चीज हो, क्योंकि किसी एटीट्यूड का होना किसी डिसाइडेड चीज के लिए प्राइमरी स्टेप है। आप इसके इंडिकेशन भी देखेंगे कि लोग आपको कैसे रिएक्शन देते हैं, स्पेशली नॉन वर्बल तरीकों से। क्या आप अपनी प्रेजेंस में उन्हें घबराए हुए या डिफेंसिव होते हुए पाते हैं? क्या आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स की भूमिका निभाते हैं? एक बार जब आप अपने एटीट्यूड की क्रिएशन, उसके नेगेटिव या पॉजिटिव साइड के बारे में अच्छी तरह से जान लेंगे तो आपके पास इसे बदलने, इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए बहुत सारी पावर होगी। दूसरा, आपको ना केवल अपने एटीट्यूड के रोल के बारे में पता होना चाहिए, बल्कि अपनी सिचुएशंस को बदलने के लिए इसकी पावर के बारे में भी आपको उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। आप दूसरों से कंट्रोल्ड कोई कठपुतली नहीं है। आप एक एक्टिव प्लेयर हैं जो अपनी इच्छा से अपने मूवमेंट्स या अपने स्टेप्स ले सकता है और नए रूल्स लिख सकता है। आपकी हेल्थ भी काफी हद तक आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करती है। मन और शरीर एक है, आपके थॉट्स आपकी बॉडी एक्टिविटी को इम्पैक्ट करते हैं। लोग अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से अपनी बीमारी को जल्दी ठीक कर सकते हैं। आप एक लिमिटेड विजडम और पावर्स के साथ पैदा नहीं हुए हैं। आपके पास बहुत सारी पावर्स हैं जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं है। उसके लिए आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा। हमारा समाज हमें यही सिखाता है कि आप बस इतना ही कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आपके ब्रेन को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जो आपको ओल्ड एज तक सीखने और इम्प्रूवमेंट करने के लिए काम करता है। प्रॉब्लम्स और फेलियर्स को सीखने और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको अपने नजरिए को चेंज करना होगा। आप अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। देखें कि लोग आपके साथ किस तरह से बिहेव करते हैं। यह काफी हद तक आपके अपने एटीट्यूड से इंस्पायर है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। लाइफ नेचुरली डिसऑर्गेनाइज्ड और अनप्रेडिक्टेबल है। हालांकि ह्यूमन एनिमल अनसर्टेनिटी के लिए बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं देता है। जो लोग स्पेशली वीक और इनसिक्योर महसूस करते हैं वे लाइफ के लिए ऐसा रवैया अपनाते हैं जो उनके एक्सपीरियंसेस को लिमिट कर देता है, ताकि वे अनप्रेडिक्टेबल इंसिडेंट्स की प्रोबेबिलिटी को कम कर सकें। इस नेगेटिव और छोटे रवैये की आदत अक्सर बचपन में ही लग जाती है। कुछ बच्चों को डरावनी दुनिया का सामना करने में बहुत कम कंफर्ट और हेल्प मिलती है। वे जो देखना और एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उसे लिमिट करने के लिए अलग अलग तरह के साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज का डेवलपमेंट करते हैं। वे दूसरे एटीट्यूड्स को देखना पसंद नहीं करते हैं, खुद में ही खोए रहते हैं। ज्यादातर सिचुएशंस में वे बुरी या नेगेटिव इंसिडेंट्स को ही होने की उम्मीद करते हैं और अक्सर अपनी लाइफ में प्री एजम्पशंस ही करते रहते हैं कि शायद मेरे साथ कुछ गलत होगा। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनका यह रवैया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे उनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। इन एटीट्यूड्स में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट्स होती है। ऐसे लोग दूसरों को भी वही नेगेटिव इमोशंस महसूस कराते हैं जो उनके अपने एटीट्यूड में है, जो लोगों के बारे में उनकी एजम्पशंस को सेटिस्फाई करने में हेल्प करते हैं। वो यह नहीं देखते कि उनके अपने किए गए काम क्या रोल निभाते हैं, कैसे वो अक्सर नेगेटिव रिएक्शंस के लिए उकसाने वाले होते हैं।
वो केवल ये देखते हैं कि लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं और उनका बैड लक चल रहा है। लोगों को दूर भेजने, उनके लिए लाइफ में सक्सेस पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है और लोगों से अलग थलग रहने की वजह से उनका रवैया भी बहुत खराब हो जाता है और वो इसी सर्कल में फंसे रहते हैं। अब बात करते हैं हॉस्टाइल बिहेवियर की, एनिमिटी बिहेवियर। कुछ बच्चे बहुत कम उम्र से ही एनिमिटी बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स अगर उन्हें डांटते हैं या कुछ सही करने के लिए कहते हैं, उसे भी वो एक एनिमिटी काम के रूप में देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स को सजा देना चाहते हैं। दोनों ही मैटर में बच्चा ऐसी दुनिया को देखता है जो एनिमिटी से भरी हुई लगती है और वो खुद इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो दूसरों में गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट पैदा करने में माहिर हो जाते हैं, जो उनके बेसिक बिहेवियर को सही ठहराता है। बार बार वो कहते हैं, देखो लोग मेरे अगेंस्ट हैं, मुझे नापसंद करते हैं, लेकिन उनके पास कोई रीजन नहीं होता। एक रिलेशन में एनिमिटी रवैये वाला एक हस्बैंड अपनी वाइफ पर एक्चुअल में उससे प्यार नहीं करने का आरोप लगाएगा। अगर वो उसको अपोज करती है और डिफेंसिव हो जाती है तो वो इसे एक इंडिकेशन के रूप में देखेगा कि उसे ट्रुथ छिपाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगर उसे डराकर चुप करा दिया जाता है तो वो उसे एक इंडिकेशन के रूप में देखता है कि वो ही हमेशा सही था। अपनी इसी उलझन में वो आसानी से अपनी ओर से कुछ एनिमिटी महसूस कराना शुरू करा सकता है जो उसकी राय को सेटिस्फाई करता है। इस रवैये वाले लोग एनिमिटी को भड़काने के लिए अपनी आस्तीन में कई छोटे छोटे ट्रिक्स रखते हैं जो वे सीक्रेटली दूसरों पर डायरेक्टेड कर देते हैं। गलत टाइम पर किसी प्लान पर अपना सपोर्ट वापस लेना, लगातार देर से आना, खराब काम करना, जानबूझकर कभी भी किसी काम से पलट जाना। ऐसे लोग इस तरह की बातें कई बार कर जाते हैं, लेकिन वे कभी भी खुद को रिएक्शन भड़काने में किसी भी तरह की रोल निभाते हुए नहीं देखते हैं। तो ये थे लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर के लॉ नंबर 7 और लॉ नंबर 8। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पिछले 6 लॉज भी जरूर सुने होंगे। अगर आपने अभी तक नहीं सुने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियो से शुरुआती 6 लॉज को जान सकते हैं। बुक समरी अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ पार्ट 2 था। पार्ट 3 में जल्द ही लेकर आऊंगा। आपको बुक समरीज कैसी लग रही हैं? अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अभी तक आपने स्टोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा और मैं जल्द ही आपके सामने पार्ट 3 लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।